हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, यह वीडियो बेसिकली एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी हाल ही में एलडीसी एएमई का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस जो है तो इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है, ड्यूटी ऑफ कैग, कैग मीन्स दैट इज सी एंड ए जी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इज मेंशनड इन विच आर्टिकल। तो that is the under article number 149. Under article 149, duties and power of the CAG, of power of the CAG is the mentioned under article 149। तो इसका article 149 आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट में अगर बात करें तो जो कैग है वो कौन है? के संजय मूर्ति। तो प्लीज़ रिमेंबर इट ऑल्सो। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, पूछ रहा है स्टोर्स डायरेक्टोरेट एट रेलवे बोर्ड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ। तो स्टोर्स डायरेक्टोरेट जो होता है वह अंडर द कंट्रोल ऑफ एमटीआरएस होता है। किसके कंट्रोल में होता है? मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक। ठीक है, सो एमटीआरएस के अंडर में होता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे कि और कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे कि रेलवेज़ के अंदर जब ये जो मेंबर बोर्ड हैं, रेलवे बोर्ड है, उसका रीस्ट्रक्चरिंग किया गया था। तो उसमें बेसिकली टोटल 4 मेंबर प्लस 1 सीआरबी एंड सीईओ के रूप में इसको रीस्ट्रक्चर किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तो जो बेसिकली पोस्ट है सीआरबी के पास, उसमें जो ह्यूमन रिसोर्स का पोस्ट है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का कंट्रोल हो गया, इसके अलावा हेल्थ का कंट्रोल हो गया। ठीक है, हेल्थ की जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, प्लानिंग हो गई। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन सेल हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन सेल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन हो गया। ये सब किसके कंट्रोल में है? दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ सीआरबी। ओके, तो एचआर जो है दैट इज़ असिस्टेड बाय डीजीएचआर। ठीक है, इट इज़ एपेक्स लेवल पोस्ट, लगभग इक्विवेलेंट है मेंबर्स के। ठीक है, तो डीजीएचआर इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एमटीआरएस जो है, एमटीआरएस के लिए जो है बेसिकली क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वर्कशॉप्स हैं। ठीक है, कोच, लोकोस, ट्रेन सेट्स हो गया। इसके अलावा ईएनएचएम हो गया, इन्वायरमेंट एंड हाउस कीपिंग मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, तो ईएनएचएम देखना है। इसके अलावा जो है तो आपके जो ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ये भी इनको देखना है। इलेक्ट्रिकल जो भी मैटर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, वो भी इन्हीं को देखना है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ एमटीआरएस। इसके अलावा जो है तो पावर सप्लाई हो गया, पावर सप्लाई, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सप्लाई हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया। तो मटेरियल मैनेजमेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ एरिया। नेक्स्ट थोड़ा सा बात कर लेते हैं एमआई की, दैट इज़ मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जितने भी सिविल वर्क्स हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के वर्क्स हैं, उनका एग्जीक्यूशन। इसके अलावा आपका जो ब्रिजेज है, ठीक है, एसएनटी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन हो गया, लैंड एंड एमिनिटीज़ हो गया, लैंड एंड एमिनिटीज़। इसके अलावा जो स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोग्राम है, स्टेशन रीडेवलपमेंट। ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो एस एन टी इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ वॉट एम आई और मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, और रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इज़ ऑल्सो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो एम ओ बी डी, ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के पास बेसिकली जो है तो ट्रैफिक ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टूरिज़्म एंड कैटरिंग, टूरिज़्म एंड कैटरिंग हो गया। इसके बाद एनएफआर, दैट इज़ नॉन फेयर रेवेन्यूज़, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्केटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट, ये तो नाम में ही आ रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द पार्ट दैट इज़
अंडर द एजिस ऑफ IT MOBD। इसके बाद है मेंबर फाइनेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंबर फाइनेंस में बेसिकली नाम में आएगा जैसे कि जितने भी हमारे अकाउंट हो गया, ठीक है, अकाउंट, फाइनेंस, बजट, रेवेन्यूज़, ठीक है, जितना भी इकोनॉमी से रिलेटेड जितना भी पार्ट है वो सब इनको देखना है। तो इस तरह से जो है तो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हमने इसको कवर किए। नेक्स्ट है एज पर MSOP अंडर प्लान हेड 30 व्हाट इज द फाइनेंशियल पावर ऑफ DRM फॉर ROB। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि PH30 की बात की जा रही है। PH30 के अंदर जो है बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर फॉर सैंक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे PH30 के लिए जो है तो DRM की फाइनेंशियल पावर की बात की जा रही है, ठीक है, फॉर ROB। तो दिस इज द 5 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 करोड़। तो जितने भी आपके ROB दैट मीन्स व्हाट, रोड सेफ्टी वर्क्स, ROB का मतलब हो गया रोड सेफ्टी वर्क से, रोड सेफ्टी वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ROB इन ल्यू ऑफ LC, ठीक है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग को हटाना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ROB या RUB। तो इसके लिए जो DRM की फाइनेंशियल पावर है वो है 5 करोड़ है, और GM की जो फाइनेंशियल पावर है दैट इज़ 50 करोड़ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे DRM के लिए जो है तो 5 करोड़ और GM के लिए कितना है, 50 करोड़। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन वॉज रन बिटवीन। तो पहली पैसेंजर ट्रेन है वो आपको पता होगा, दैट इज़ बोरीवंडर टू थाने चली थी। और कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को, 16 अप्रैल 1853। ओके, और इसमें 3 स्टीम इंजन लगे हुए थे, इनका नाम भी याद रख लीजिए। 3 स्टीम इंजन जो इम्पॉर्टेंट हैं दैट इज साहिब, सिंध और सुल्तान। लगभग 400 पैसेंजर्स वर ट्रेवल्ड, और इसने जो है तो 34 किलोमीटर ट्रैवलिंग की थी। ओके, 400 पैसेंजर्स वर ट्रेवल्ड 34 किलोमीटर डिस्टेंस। और ये जो 3 स्टीम इंजन है इन्होंने टोटल 14 जो कोचेस हैं उसको हॉल किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद व्हाट इज प्लान हेड 35। तो प्लान हेड 35 दैट इज व्हाट, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, दैट मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और प्लान हेड 36 क्या है? तो प्लान हेड 36 इज नथिंग बट दैट इज अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं दैट इज PCEE साहब हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेटर हैं दैट इज PCOM साहब हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कथकली डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। सो कथकली डांस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिलोंग्स टू केरलम। ओके, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि देर आर टोटल 8 क्लासिकल डांसेस, ठीक है। तो टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं। 8 क्लासिकल डांसेस में जो है सबसे पहले भरतनाट्यम हो गया, भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु। ओके, दूसरा कथक हो गया, कथक यूपी। तीसरा कथकली हो गया, कथकली दैट इज केरलम। नेक्स्ट कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आपका मणिपुरी हो गया, नाम से पता लग रहा है मणिपुर का होगा, मणिपुर। इसके अलावा जो 6 नंबर है दैट इज़ मोहिनीयट्टम, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरलम। ओके, नेक्स्ट ओडिसी हो गया,
ओडिसी, दैट इज़ नाम से पता लग रहा है उड़ीसा का है। त्रिभंगा स्टाइल जो है, तो इसको याद रखिएगा, त्रिभंगा स्टाइल ऑफ डांस, दैट मीन्स इसमें बेसिकली ट्रिपल बेंडेड बॉडी शेप का होता है। इसके अलावा 8th नंबर होगा, दैट इज 8th नंबर इज द सत्रिया। सत्रिया ये कहाँ होता है? असम के अंदर। तो ये टोटल 8 क्लासिकल डांसेस हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा रहा है चिल्का लेक जो है तो कहाँ पे है, तो यह बेसिकली ओडिशा में है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिल्का लेक जो है बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है। इट इज़ एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। तो इसका वाटर कैसा है? ब्रैकिश वाटर है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर मतलब इट इज़ द ट्रांजिशन इन द ट्रांजिशन जोन, दैट इज़ फ्रेश वाटर, और जो हमारा सी वाटर है, ठीक है, उसका मिक्सचर, दैट इज़ कॉल्ड ब्रैकिश वाटर। तो एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है ये। ठीक है, और वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है। तो ये चिल्का लेक का इंफॉर्मेशन हो गया, ये जीके का क्वेश्चन था। इसके बाद पूछा जा रहा है व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम वॉज अवेलेबल इन विच टाइप ऑफ लोको। तो जो हमारा WAP5 है, WAP5 है वह BO अरेंजमेंट। ठीक है, और इसी के अंदर जो है बेसिकली कैसा है? व्हील माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ऑडिट पैरा इज साइंड बाई। तो ऑडिट पैरा के बारे में अगर बात करें तो ऑडिट पैरा इज साइंड बाई GM। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और शायद से पूछा गया है यहाँ पे कि एक अरेंज द क्रम ऑफ अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ अकरेंस। ठीक है, यहाँ से ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले आता है क्या? ड्राफ्ट पैरा, फिर आता है आपका प्रोविजनल पैरा, फिर आता है आपका ऑडिट पैरा, फिर आता है आपका दैट इज एक्शन टेकन नोट्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ अकरेंस हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा कि जो ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय डिप्टी C&AG इन रेलवे। इन रेलवे जो है तो ये होता है। और डिफरेंट जोन्स में कौन होते हैं? प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट्स। हर एक जोनल रेलवेज़ के अंदर जो है तो प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ ऑडिट्स होते हैं। ठीक है, और इसके नीचे जो होते हैं तो वो ऑडिट ऑफिसर्स होते हैं, फिर फर्दर ऑडिट ऑफिसर्स। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारा ऑडिट ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, या ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं, वो ऑडिट ऑब्जेक्शंस किस फॉर्म में होते हैं? बेसिकली दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट। इंस्पेक्शन रिपोर्ट होगी, दैट इज़ अंडर पार्ट 1, पार्ट 2। इसके अलावा उसके कुछ ऑडिट नोट्स होंगे, ऑडिट नोट्स, और कुछ स्पेशल लेटर्स। स्पेशल लेटर्स, इनको कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है? दैट इज़ ऑडिट ऑब्जेक्शंस। ठीक है, अब ये ऑडिट ऑब्जेक्शंस होंगे। अब इन ऑडिट ऑब्जेक्शंस, अब देखिए यहाँ से जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। तो जितनी भी बेसिकली ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं उनको जो है तो ऑडिट रिपोर्ट में रखना है, दैट इज़ द डिसाइड बाय द PDA। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ से बात होती है कि ड्राफ्ट पैरा की। तो ऑल इम्पॉर्टेंट केसेस नोटिस्ड इन द ऑडिट ऑब्जेक्शंस, या ऑडिट में जितने भी केसेस आए हुए हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है? रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, और यह कौन करता है? दिस इज़ डन बाय द PDA ऑफ द जोनल रेलवेज। तो PDA क्या करता है? PDA सेंड्स द ऑडिट ऑब्जेक्शन, किसको भेजते हैं? PDA भेजते हैं, दैट इज़ PHOD और PFA को। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह जो भी ड्राफ्ट पैरा है वह PDA भेजेंगे यहाँ पे PFA को, और कॉपी टू PHOD। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और बेसिकली जो है तो PDA सेंड करते हैं GM को। ठीक है, सॉरी, PDA विल सेंड द ड्राफ्ट पैरा टू GM एंड कॉपी देते हैं किसको? PHOD और PFA को। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से क्या होता है कि जो ड्राफ्ट पैरा होता है इसका रिप्लाई देना होता है विदिन 6 वीक। तो ड्राफ्ट पैरा, ये क्वेश्चन भी आता है आपको एग्जाम में, इसके लिए जो टाइम लिमिट है दैट इज़ 6 वीक टू रिप्लाई। ठीक है, टू रिप्लाई बाय PFA
ऑन बिहाफ ऑफ जीएम, ऑन बिहाफ ऑफ जीएम। तो जीएम के बिहाफ में जो है तो 6 वीक्स के अंदर रिप्लाई देना होता है। एंड रिप्लाई शुड बी अप्रूव्ड बाई PHOD एज वेल एज पर्सनल अप्रूवल ऑफ जीएम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसके बाद क्या होता है, ड्राफ्ट पैरा का रिप्लाई जाएगा किसके पास, ऑडिट के पास, ऑडिट के पास जाएगा। अब यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं कि वह रिप्लाई जो है मे भी हो सकता है कन्विंसिंग हो या नॉन कन्विंसिंग हो। ठीक है, उससे ऑडिट डिपार्टमेंट कन्विंस हो जाए अगर, तो वो ड्रॉप कर दिया जाता है। अगर यहाँ पे कन्विंसिंग नहीं होगा, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उसको फर्दर स्केलेट किया जाता है। कहाँ पे जाएगा, अभी तो रेलवे जोनल रेलवेज के अंदर ही बात हो रही थी, अब बात होगी कहाँ, ये फर्दर मूव कर दिया जाएगा रेलवे बोर्ड के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज में दिस इंक्लूड द ऑडिट रिपोर्ट, और इसको सेंड कर दिया जाएगा, और इसको जो है बेसिकली ऑडिट रिपोर्ट में डाल के इसको सेंड कर दिया जाएगा कहाँ पे, रेलवे बोर्ड के पास। अब रेलवे बोर्ड के पास इसको बोलेंगे एज अ प्रोविजनल पैरा, प्रोविजनल पैरा। ठीक है, तो इसका रिप्लाई जो होता है जीएम को देना होता है टू द रेलवे बोर्ड अंडर 2 वीक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो 2 वीक्स टू फर्निश रिप्लाई ऑफ बाय द जोनल रेलवेज टू रेलवे बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ जीएम। इसका प्रोविजनल पैरा का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर इसके बाद आता है ऑडिट पैरा। ठीक है, तो ऑडिट पैरा दिस इज साइंड बाय द जीएम। अरे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि रेलवे ऑडिट डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेलवे ऑडिट डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर वह कहाँ से होता है, तो दिस इज डन बाय लाइक मिसलिनियस एक्सपेंडिचर अंडर मेजर हेड 3001। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग टाइम टेबल इज रिवाइज्ड ड्यूरिंग। तो वर्किंग टाइम टेबल जो होता है पीरियडिकली जनरली जो है तो एनुअली रिवाइज्ड होता है। कैसा होता है, एनुअली रिवाइज्ड होता है। ठीक है, और बेसिकली वंस अ ईयर पब्लिश होगा बाय द जोनल रेलवे हेडक्वार्टर, बाय जोनल रेलवे हेडक्वार्टर के द्वारा। और बेसिकली इसकी जो टाइम टेबल कमेटी है दैट इज़ हेडेड बाय CPTM। ये भी आपको पता होगा कि टाइम टेबल कमेटी इज़ हेडेड बाय CPTM, चीफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर। ठीक है, और इसको प्रिपेयर किया जाता है जॉइंटली बाय PCOM एंड CPTM। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज प्रिपेयर्ड जॉइंटली बाय PCOM एंड CPTM। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है यहाँ पे कि PECU विद रिस्पेक्ट टू वंदे भारत इट्स फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो बेसिकली इट इज अ पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट। ठीक है, दिस इज अ पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन यूनिट। ठीक है, इसके अंदर जो है बेसिकली कभी इमरजेंसी आया तो पैसेंजर्स जो है वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेस ऑन जेम इज गवर्न बाय विच रूल्स। तो बेसिकली इसके लिए आपको पता होगा कि जनरल फाइनेंशियल रूल का जो रूल नंबर 149 है, रूल 149 ऑफ GFR 2017, इसके अंदर जो है तो डायरेक्ट परचेस ऑन जेम की बात की गई है। ठीक है, कि जो बायर्स है वो दे कैन डायरेक्टली परचेस गुड्स एंड सर्विसेज अप टू 50,000 विदाउट मैंडेटरी प्राइस कंपैरिजन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मोटर कोचेज इन 16 कार फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत। तो यहाँ पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नंबर ऑफ मोटर कोचेज इन 16 कार फॉर्मेशन ऑफ वंदे भारत। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो मोटरिंग एक्शन है वह अगर 16 कार का फॉर्मेशन है, ओके, तो 16 कार फॉर्मेशन में देर आर टोटल 8 कार्स इन विच मोटरिंग विल बी देयर। ठीक है, तो 8 कार्स क्या होंगे, हमारे मोटर कोच होंगे। तो प्लीज़ रिमेंबर इट बिकॉज 50% ऑफ द कोच आर सेल्फ प्रोपेल्ड। वंदे भारत के अंदर जो है तो 50% जो कोचेज हैं वो कैसे हैं, सेल्फ प्रोपेल्ड हैं। ओके, दैट मीन्स अगर 16 कार हैं तो इसके अंदर टोटल 8 जो हैं तो मोटर कोचेज होंगे और 4 TC होंगे
और फिर जो नेक्स्ट 4 होंगे दैट मे बी अ DTC और NDDTC, ठीक है। तो इस तरह का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NLP। ओ NLP का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। NLP जो है तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इसका आंसर जो है आप कमेंट करें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NLP इन द कमेंट बॉक्स। इन विच कोच ऑफ वंदे भारत एक पेंटोग्राफ इज़ प्रेजेंट, तो बेसिकली इट इज़ प्रेजेंट इन अ ट्रेलर कार। ट्रेलर कार में जो है तो यह प्रेजेंट होता है। और टोटल जो है तो अगर 16 कोच का फॉर्मेशन है तो उसमें 4 जो है तो TC होते हैं, ये भी आपको पता होगा। लेकिन जो सर्विस है उसमें जो है तो 2 TC के ही पेंटोग्राफ चलाए जाते हैं। तो 4 ट्रेलर कार हैं तो 4 पेंटो होंगे। अब एट अ टाइम अगर सर्विस में बात करूं तो ओनली 2 आर केप्ट एट अ रेज्ड पोजीशन, रेज्ड पोजीशन फॉर स्मूथ पावर कलेक्शन, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है, पेंटो इज़ फॉर करंट कलेक्शन फ्रॉम OHE। तो केवल 2 ही जो है तो वर्किंग में रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नॉन मूवेबल आइटम इन स्टोर और व्हाट इज़ द सरप्लस स्टोर, ठीक है। लगभग एक जैसा क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे एक तो डेड स्टॉक की, तो बेसिकली डेड स्टॉक क्या होता है, दैट इज़ आइटम्स विच हैव नो इश्यूज फॉर लास्ट 12 मंथ, लास्ट 12 months एंड स्टॉक एग्जिस्ट, दैट इज़ कॉल्ड अ इनएक्टिव और नॉन मूविंग आइटम, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इनएक्टिव और नॉन मूविंग। और सरप्लस स्टोर क्या होगा, बेसिकली सरप्लस स्टोर की बात करें तो स्टोर्स विच हैव नॉट इशूड एनी यूजर पास्ट 24 months और मोर, दैट इज कॉल्ड सरप्लस स्टोर। इसके अलावा जो है पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टारगेट ईयर सेट बाय रेलवे फॉर नेट जीरो कार्बन एमिशन। तो टारगेट ईयर जो है दैट इज़ द 2030, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2030 को हमने सेट किया है टारगेट ईयर एज अ नेट जीरो कार्बन एमिशन। लेटरल डैम्पर इन LHB कोच इज फिक्स्ड बिटवीन, तो इट इज़ बेसिकली लेटरल डैम्पर LHB कोच के अंदर एक नंबर होता है और यह हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड होता है ना। दिस इज कनेक्टेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन बोगी फ्रेम एंड बोल्स्टर बीम। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ भारत गौरव ट्रेन, ठीक है। तो बेसिकली इसका भी आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। तो भारत गौरव ट्रेन का पर्पज इसके बारे में पूछा है। नेक्स्ट है D&AR 1968 एप्लीकेबल टू, तो बेसिकली जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है 1968, इसके अंदर जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 यह बताता है कि यह इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ पे नहीं होगी। तो जितने भी एनी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब है आपका IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, F फॉर फॉरेस्ट नॉट फॉरेन। तो यहाँ पे इन मेंबर्स पर अप्लीकेबल नहीं होगा। एनी मेंबर ऑफ RPF, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जितने भी मेंबर हैं उन पर नहीं होगा। कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं होगा। और एनी अदर मेंबर्स और एनी स्पेशल प्रोविजंस दैट इज मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस पर नहीं होगा। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने किसी को बोल दिया तो इस केस में क्या अप्रूव कर दिया उसको, तो वहाँ पे नहीं होगा। व्हाट इज़ द यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी, ये पूछा गया है। तो आपको पता होगा कि यंग मॉडुलस होता क्या है। यंग मॉडुलस इज नथिंग बट अ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी में दैट मीन्स व्हाट, नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स स्ट्रेन क्या है, जीरो। स्ट्रेन जीरो हो गया तो स्ट्रेस की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, अगर स्ट्रेन जीरो है तो दैट विल बिकम इनफाइनाइट। तो यंग मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, कमोडिटी प्राइस इंक्रीज बाई 25%, हाउ मच कंजम्पशन टू बी लोवर्ड इन परसेंटेज टू कीप द एक्सपेंसेस सेम। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो बेसिकली इसके अंदर अगर हमको एक्सपेंसेस सेम रखना है यहाँ पे, तो जो परसेंटेज रिडक्शन होगा, परसेंटेज रिडक्शन विल बी, जितना इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, डिवाइड बाई 100 प्लस इंक्रीज मल्टीप्लाई 100। तो कितना हुआ है 25 डिवाइड बाई 100 प्लस 25 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से 25/125, 1 जा 5 जा 5, तो 20%। दिस इज़ द राइट आंसर। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अ कमोडिटी हाउ मच कंजम्पशन टू बी लोवर्ड, तो इट विल बी लोवर्ड बाई 20%। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ राइट प्रिज्म हुज बेस इज राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड्स 6 यूनिट्स एंड 8 यूनिट्स एंड हाइट 10 यूनिट्स। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, तो सबसे पहले मैं यहाँ से एरिया ऑफ द बेस निकाल लूँ, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस, ठीक है, जो प्रिज्म का बेस है, प्रिज्म बेस, तो वह कैसा है, दैट इज़ ट्रेंगुलर है। तो हाफ इंटू क्या आ जाएगा, दैट इज 6 × 8, कितना आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। दिस विल बी द प्रिज्म का बेस का एरिया हो गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या हो जाएगा, जो भी एरिया ऑफ बेस है इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ प्रिज्म, हाइट ऑफ प्रिज्म। तो यहाँ से एरिया ऑफ बेस कितना है 24 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 10, दैट इज़ 240 क्यूबिक यूनिट, विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, रोड व्हीकल्स आर प्रोक्योर्ड अंडर विच प्रोग्राम। तो रोड व्हीकल्स होते हैं, दैट इज़ प्रोक्योर्ड अंडर MNP प्रोग्राम। क्या आंसर हो जाएगा, MNP, ठीक है, मशीनरी एंड प्लांट्स। तो रोड व्हीकल मतलब जैसे कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया, जीप हो गया, ठीक है, हैवी मोटर व्हीकल्स हो गया, एम्बुलेंसेस हो गए, इन सबको जो प्रोक्योर करने का प्रोग्राम है वह मशीनरी एंड प्लांट्स के अंदर होता है, दैट इज़ PH41, PH41। और दिस इज चार्जेबल टू कैपिटल, चार्जेबल टू कैपिटल, प्लीज़ रिमेंबर इट। बेसिकली जो जिसका कॉस्टिंग जो है, इसमें मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अप टू अगर 50 लाख है, कॉस्टिंग अप टू 50 लाख ईच, तो दिस इज अंडर द दिस इज द सैंक्शन बाय जोनल रेलवेज। तो दिस कैन बी सैंक्शन बाय जोनल रेलवेज अंडर GM पावर, अंडर GM पावर। ओके, अगर और कॉस्टिंग अगर क्या है मोर देन 50 लाख है ऑफ ईच, तो दिस इज प्रोसेस थ्रू MNP पोर्टल, MNP पोर्टल, दैट मीन्स व्हाट, बाई प्रोसेस बाई या मेंटेन बाई जोनल बाई द रेलवे बोर्ड। ओके, तो MNP पोर्टल का भी नाम आपको याद रखना है, तो याद नोट कर लीजिए, दैट इज़ IR मार्स, IR मार्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन रेलवेज मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक, मशीनरी एंड रोलिंग स्टॉक ये पोर्टल है, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा थोड़ा सा मैं TNP की बात कर लेता हूँ। तो कॉस्टिंग अप टू 10 लाख, ओके, रेफर्ड एज व्हाट TNP। और TNP जो होता है वो उसका जो खर्चा है, दैट इज़ चार्जेबल टू रेवेन्यू। ये डिफरेंस है MNP और TNP में, क्योंकि MNP इज़ द चार्जेबल टू कैपिटल एंड TNP इज चार्जेबल टू रेवेन्यू। ये पॉइंट याद रखिए आप। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद। तो जो बुलेट ट्रैक है ट्रेन के लिए वह लगभग कितना है 508 किलोमीटर, 508 किलोमीटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें जो है तो गुजरात की जो महाराष्ट्र की जो शेयरिंग है वह लगभग 156 किलोमीटर है। इसके अलावा आपका गुजरात प्लस दमन दादरा एंड नगर हवेली, ये जो है दैट इज़ 352 किलोमीटर है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है।
व्हाट इज द लेंथ ऑफ अंडर सी टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है अंडर सी टनल की बात करें तो इसकी लेंथ है दैट इज 7 किलोमीटर सबसे पहले। ठीक है, 7 किलोमीटर लॉन्ग अंडर सी टनल बीनीथ द थाने क्रीक। तो ये नाम भी याद रखिए, थाने क्रीक, बीनीथ थाने क्रीक बनाई जा रही है। ठीक है, इसमें दो टर्म है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो प्राइमरी अंडरग्राउंड टनल, ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो प्राइमरी अंडरग्राउंड टनल है उसकी लेंथ कितनी है। तो प्राइमरी अंडरग्राउंड टनल की लेंथ जो है दैट इज़ 21 किलोमीटर है। कितनी है? 21 किलोमीटर। इसमें बेसिकली एक मशीन है दैट इज़ TBM, टनल बोरिंग मशीन। ठीक है, और एक मशीन है दैट इज़ NATM, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग। TBM मशीन का यूज़ किया जा रहा है यूजिंग न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ठीक है, तो ये दो फुल फॉर्म यूज़ याद रखिए। टनल बोरिंग मशीन, टनल बोरिंग मशीन, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। ओके, इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, अ रेलवे एम्प्लॉय डिसमिस्ड फ्रॉम रेलवे सर्विस, हाउ मेनी डेज ही कैन बी अलाउड टू स्टे इन द रेलवे क्वार्टर। तो रिटेंशन ऑफ द रेलवे क्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अंदर आपको पता होगा मास्टर सर्कुलर 49, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मास्टर सर्कुलर 49, दिस इज रिलेटेड टू रिटेंशन इन रेलवे क्वार्टर्स। ठीक है, तो मास्टर सर्कुलर 49 के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉई है उसका परमानेंट ट्रांसफ़र हो गया है, तो परमानेंट ट्रांसफ़र के केस में अगर उसका स्टेशन चेंज हो रहा है या मतलब प्लेस चेंज हो रहा है, ठीक है, वह एक शहर से कोई दूसरे जगह पे जा रहा है, इस केस में उसको जो रूल के अकॉर्डिंग 8 मंथ्स मिलेंगे रिटेंशन के लिए। 8 मंथ्स दैट मीन्स व्हाट, 8 मंथ्स नहीं बोलेंगे इसको, ऐसे बोलेंगे 2 + 6 मंथ। ठीक है, तो 2 मंथ्स जो है वह नॉर्मल रेंट पे रहेगा और 6 मंथ जो है अगले वह कैसे डबल द नॉर्मल फीस पे रहेगा, नॉर्मल रेंट पे रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि सपोज़ अगर उसको वहाँ पर जहाँ भी उसका स्टेशन चेंज हो रहा है, जैसे मेरे तो ओल्ड प्लेस हो गया और न्यू प्लेस हो गया, तो न्यू प्लेस पर अगर उसको रेलवे अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पे वेटिंग लिस्ट है, तो इस केस में जो है इस पीरियड को वो एक्सटेंड कर सकता है, तो ये एक्सटेंडेबल है। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सटेंडेबल इन स्पेल्स ऑफ 3 मंथ्स, एक्सटेंडेबल है इन स्पेल्स ऑफ 3 मंथ्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मंथ। तो इसके लिए बस ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे जो है आपका ओल्ड स्टेशन पे आपको, ओल्ड स्टेशन पर कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है। सबसे पहले नो वेटिंग लिस्ट, नो वेटिंग लिस्ट, और न्यू स्टेशन पर आपको वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, मतलब खाली नहीं है कोई भी, तो इस कंडीशन में यहाँ पे मिल सकता है, तो आप रिटेन कर सकते हैं उसको। दूसरा क्या हो गया कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो गई सपोज, तो डेथ केस में जो है तो आपको 24 मंथ्स का रिटेंशन मिलता है एट अ नॉर्मल रेंट। अप टू 24 मंथ्स यू कैन रिटेन एट अ नॉर्मल लाइसेंस फ़ी रेंट पे। इसके अलावा अगर मिसिंग हो गया कोई एम्प्लॉय, तो मिसिंग रेलवे एम्प्लॉय के केस में जो है तो सबसे पहले तो ही कैन रिटेन द पीरियड फॉर 1 ईयर दैट इज़ 12 मंथ्स। ठीक है, ऑन द नॉर्मल रेंट, ऑन नॉर्मल रेंट, एंड फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR। कब से? फ्रॉम डेट ऑफ लॉजिंग ऑफ FIR। अब फिर रेलवे ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया और उस पर जो अगर सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ ये बंदा जो है तो मिसिंग है, तो इस केस में जो है तो इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, रेलवे एम्प्लॉय फर्दर रिटेन पीरियड फॉर 1 ईयर, तो प्लस 12 मंथ और मिल जाता है, प्लस 12 मंथ और मिल जाता है ऑन नॉर्मल रेंट। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है तो रिटायरमेंट के केस में आपको, रिटायरमेंट के केस में जो है तो चाहे वो वॉलंटरी रिटायरमेंट हो, कंपलसरी रिटायरमेंट हो, ऐसे केसेस में आप जो है तो 4+4 दैट इज़ 4 नॉर्मल रेंट और 4 जो है तो डबल द नॉर्मल रेंट, और फिर नो फर्दर एक्सटेंशन, नो फर्दर एक्सटेंशन। तो 4+4 मंथ जो है तो रिटायरमेंट के केस में आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिसमिसल के केस में अगर बात करूँ यहाँ पे, तो डिसमिसल का केस है तो यहाँ पे केवल आपको 1 मंथ ही लेने को मिलता है, 1 मंथ ऑन नॉर्मल रेंट।
और इसके बाद जो है तो आपको वैकेट करना होता है इमीडिएटली। व्हाट इज द मीन बाई बर्निंग अ डिस्क? डिस्क मतलब यहाँ पे क्या है, दैट इज विथ रेफरेंस टू कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई सीडी है, डीवीडी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो दिस इज नथिंग बट राइटिंग डेटा यूजिंग लेज़र, ठीक है, तो यूजिंग लेज़र वी राइट द डेटा ऑन सीडी और डीवीडी, दिस इज कॉल्ड अ बर्निंग। ओके, व्हाट इज मीन्ड बाई ट्रैक इन ऑप्टिकल डिस्क? तो ट्रैक क्या होता है, बेसिकली इट इज द स्पाइरल पाथ, इट इज द स्पाइरल पाथ ऑन डिस्क सरफेस वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो डेटा स्टोरेज प्लेस होता है, दैट इज ट्रैक। संस्कृत इज सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो बेसिकली संस्कृत जो है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन दो जगह पे जो है तो इसको सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। उत्तराखंड ने दिया था 2010 में और हिमाचल प्रदेश ने दिया है 2019 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? तो बेसिकली इंग्लिश की बात करें अगर तो नागालैंड आपको पता होगा, और अरुणाचल प्रदेश, इन दो जगह पे जो है तो आप इसको जो है तो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा है, बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर square second at a same instant a cyclist is 96 meter behind the bus moves towards in with the constant velocity of 20 meter per second, after how much time will the cyclist overtake the bus? तो यहाँ पे जो है बेसिकली दो चीज़ें हैं, एक साइकिलिस्ट है और एक बस है, साइकिलिस्ट और बस है, ठीक है, 96 मीटर डिस्टेंस पे हैं और बस स्टार्ट कर रही है मूव करना बाय द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और क्या दिया हुआ है कि ये जो साइकिलिस्ट है बिहाइंड द बस मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये 2 पॉइंट दिया हुआ है। तो पूछा जा रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम विल साइकिलिस्ट ओवरटेक द बस। ओके, तो बेसिकली मैं बात करूँ यहाँ पे तो साइकिलिस्ट जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, आपको पता होगा एक फॉर्मूला, तो बिकॉज यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू यू विल बी जीरो, तो डिस्टेंस विल बी हाफ यू जीरो हो गया, हाफ एटी स्क्वायर, एक कितना है 2 है टी स्क्वायर, तो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू हो गया टी स्क्वायर। ओके, अब यह डिस्टेंस जो है, अब यहाँ बोला जा रहा है क्या कि दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू कितना है, 96 मीटर बिहाइंड है, तो यह 96 मीटर कवर हो जाएगा प्लस बेसिकली ये डिस्टेंस भी काउंट होगा, 96 मीटर प्लस वो जो चल रहा है, तो दैट इज़ द 20 मल्टीप्लाई टी, है ना, यह डिस्टेंस। सो डी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 96 प्लस 20 टी, एक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज माइनस, तो इसको लिख लेते हैं टी स्क्वायर माइनस 20 टी माइनस 96 इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू माइनस बी दैट इज़ 20 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a दैट इज़ 2। तो यहाँ से करेंगे तो टी इक्वल टू दैट इज़ 10 प्लस माइनस कितना जाएगा अंडर रूट 4, है ना, दैट इज़ 400 माइनस 4 इंटू A1 है, C 96 है, ठीक है, तो यहाँ से कितना जाएगा, दैट इज़ 400 माइनस 396 दैट इज इक्वल टू 4, तो ये आया 10 प्लस माइनस अंडर रूट 4, 10 प्लस माइनस 2, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 8 सेकेंड। कितना आ जाएगा, इट विल 8 सेकेंड। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सैलरी ड्यूरिंग CCL और चाइल्ड केयर लीव विच इज़ ट्रू, ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अगर तो बोला जा रहा है फर्स्ट से 65 डेज 100% सैलरी, इट इज़ ट्रू, यस, एंड नेक्स्ट से 65 डेज 10% सैलरी, इट इज़ ट्रू, सो बोथ आर ट्रू।
नेक्स्ट है 35 नंबर CRO, दैट इज कैटल रन ओवर, कम्स अंडर विच एक्सीडेंट क्लासिफिकेशन? तो इट इज़ अ क्लास R। ओके, सो क्लास R कैटेगरी, जिसके अंदर CRO में क्या हो गया, अगर ट्रेन के अंडर में कोई काऊ आ गया, काऊ बुल और बफेलोज कुछ भी आ गए, तो उनकी वजह से अगर एक्सीडेंट हो गया तो दैट इज क्लास R एक्सीडेंट। ओके, R कैटेगरी। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच फाइनेंशियल ईयर? तो बेसिकली इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017-18, ठीक है, और लगभग 1 लाख करोड़ का कॉर्पस था। 1 लाख करोड़ हैव टू यूटिलाइज फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। बेसिकली इसका जो पर्पज था वो पूछा जाए अगर, तो फॉर क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स, क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क्स उससे जुड़ा हुआ है। तो क्रिटिकल सेफ्टी का मतलब हो गया, जैसे हमको ट्रैक का अपग्रेडेशन करना है, अपग्रेडेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक, या ट्रैक का अपग्रेडेशन करना है, या ब्रिज का रिहेबिलिटेशन करना है, ठीक है, जो हमारे ब्रिजेस हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना है, ठीक है। इसके अलावा जो लेवल क्रॉसिंग है उसको उस पर काम करना है, ठीक है। इसके अलावा ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, हमारे जो ओवर एज्ड एसेट हैं, ओवर एज्ड एसेट्स उनको रिप्लेस करना है, ओवर एज्ड एसेट्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग, इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे काम करना है। तो इन सब के लिए जो है तो बेसिकली है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को बनाया गया था। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट एच इज एसोसिएटेड विथ विच टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक्शन? तो डीजल, स्टीम, इलेक्ट्रिकल और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ दीज। ओके, एब्स्ट्रैक्ट एच बेसिकली क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन फ्यूल। डिमांड नंबर 10 आपको पता होगा, डिमांड नंबर 10। इसके अलावा जो एफ है एब्स्ट्रैक्ट एफ, तो एब्स्ट्रैक्ट एफ के अंदर बेसिकली क्या है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन रोलिंग स्टॉक। जी के अंदर क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑन ट्रैफिक, और एच के अंदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूल। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। रोलिंग स्टॉक दैट इज डिमांड नंबर 8, ट्रैफिक डिमांड नंबर 9, और फ्यूल दैट इज डिमांड नंबर 10। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट कवर्स व्हाट, बोथ ट्रैक्शन एंड नॉन ट्रैक्शन फ्यूल। तो दोनों तरह के फ्यूल, दैट इज ट्रैक्शन फ्यूल एंड नॉन ट्रैक्शन फ्यूल, दोनों कवर होते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पूछा जा रहा है दैट इज स्पीड रेस्ट्रिक्शन फॉर NMG टाइप, दैट इज न्यूली मॉडिफाइड गुड्स टाइप रेक्स ओवर 1 in 8.5 टर्न आउट इज लिमिटेड टू। तो दिस स्पीड रेस्ट्रिक्शन 1 in 8.5 टर्न आउट पे जो है तो वह कितना है, 10 kmph। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, which micronutrient micro constituents is formed when austenite is cooled very slow in furnace? तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से बेस्ड हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस पर अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन दिया है मार्टेंजाइट, बेनाइट, कोर्स परलाइट और लेडी ब्यूराइट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ कोर्स परलाइट। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग फेजेस और स्ट्रक्चर्ड इज कंसिडर्ड द हार्डेस्ट एंड मोस्ट ब्रिटल? ओके, तो हार्डेस्ट और मोस्ट ब्रिटल पूछा जा रहा है ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, परलाइट और फेराइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज सीमेंटाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिएक्शन अकर्स एट 727 डिग्री सेल्सियस इन द आयरन कार्बन फेज डायग्राम? तो 727 पर जो रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन। ओके, यूटेक्टोइड रिएक्शन जो होता है वह 727 डिग्री पर होता है, और इसके अंदर जो कार्बन कॉम्पोजिशन होता है दैट इज 0.8% होता है। ओके, यूटेक्टिक रिएक्शन जो होता है दिस इज एट अ टेम्परेचर 1130 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसके अंदर जो कार्बन होता है दैट इज 4.3% होता है लगभग। और जो पेरीटेक्टिक रिएक्शन होता है दिस इज एट अ टेम्परेचर 1498 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और इसके अंदर जो कार्बन होता है वह 0.09% होता है। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा यूटेक्टोइड रिएक्शन।
नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन ऑस्टेनाइट। तो ऑस्टेनाइट को हम दूसरा नाम दें अगर तो दैट इज़ गामा आयरन, क्या बोलते हैं, गामा आयरन। ठीक है, तो गामा आयरन के जो स्ट्रक्चर वो कैसे होते हैं, एफसीसी स्ट्रक्चर होती है, ये भी आप पॉइंट याद रखना है, एफसीसी दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन ऑस्टेनाइट, दैट इज़ 2.11%। ठीक है, सो गामा आयरन अलाउज मैक्सिमम आयरन सॉल्युबिलिटी ऑफ 2.11% एट अ टेम्परेचर 1147 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज पूछा जा रहा है यहाँ पे डैश डैश इज अ यूनिक फेज ऑफ कार्बन आयरन कार्बन सिस्टम हैविंग हार्डनेस जनरली इंड्यूस्ड बाई क्वेंचिंग। ठीक है, मार्टिनजाइट, फेराइट, ऑस्टेनाइट और परलाइट। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज मार्टिनजाइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मार्टिनजाइट इज़ अ यूनिक फेज ऑफ आयरन कार्बन सिस्टम हैविंग हार्डनेस जनरली इंड्यूस्ड बाई क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में क्या करते हैं बेसिकली, अगर मैंने जो टेम्परेचर है बहुत हाई किया और जो है उसको सडन कूलिंग कर दी। ठीक है, तो सडन कूलिंग, अगर सडन कूलिंग कर रहे हैं अगर, ठीक है, तो इस केस में हाई टेम्परेचर करके उसको फास्ट, मतलब फास्ट हीटिंग एंड फास्ट कूलिंग। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग। तो इससे क्या बन जाता है, मार्टिनजाइट फॉर्म हो जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन इन, अगर जैसे ऑस्टेनाइट के अंदर 2.11% है, तो यहीं फेराइट के अंदर पूछ सकता है आपसे कि फेराइट के अंदर जो है, तो बेसिकली फेराइट के अंदर यह 0.025% होता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन एलएचबी कोचेस। तो एलएचबी कोचेस के अंदर बेसिकली R407C रेफ्रिजरेंट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन और मेरे को याद आ रहा है कि 45 नंबर में याद कर लेता हूँ, दैट इज पेंटिंग डिफेक्ट्स पूछा था ये क्वेश्चन, पेंटिंग डिफेक्ट से रिलेटेड। पेंटिंग डिफेक्ट्स में एक डिफेक्ट आता है दैट इज ऑरेंज पील डिफेक्ट। ठीक है, तो ऑरेंज पील डिफेक्ट बेसिकली इसका जो मेन रीजन है दैट इज पुअर एटोमाइजेशन, पुअर एटोमाइजेशन ऑफ पेंट, ऑफ पेंट वाइल स्प्रेइंग, वाइल स्प्रेइंग। इट इज़ दैट लेट्स टू ऑरेंज पील डिफेक्ट। जैसा ऑरेंज होता है, ऑरेंज का जो छिलका होता है उसके अंदर डॉट डॉट टाइप का बना होता है, तो इसके कारण जो होता है तो ऑरेंज पील डिफेक्ट आ जाता है। इसके अलावा कुछ डिफेक्ट्स हैं जैसे सैगिंग, पेंट्स के कुछ डिफेक्ट हैं तो सैगिंग हो जाता है। तो सैगिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज़ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ पेंट फ्रॉम ड्यूरिंग स्प्रेइंग। तो सैगिंग कब होगा, जब क्या बेसिकली जो है पेंट बहुत ज़्यादा लगा दिया हो, अगर उसने एक्सेसिव पेंट अप्लाई कर दिया हो, या जो पेंट की विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी या तो पेंट हुआ क्या हो बहुत कम हो, तो इस केस में सैगिंग आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ब्रश मार्क्स कब होगा, जब हाई विस्कोसिटी हो जाएगा। फ्लैकिंग एक इम्पॉर्टेंट है। फ्लैकिंग क्या होता है बेसिकली कि उससे पपड़ी निकलने लगती है, दैट इज़ लिफ्टिंग ऑफ पेंट फिल्म। तो जो पेंट फिल्म है वो क्या होने लगेगी, लिफ्ट होने लगेगी। तो या तो मतलब सफाई अच्छे से नहीं किया है उसने। ठीक है, तो पुअर सरफेस फॉर्मेशन हो सकता है, पुअर सरफेस फॉर्मेशन जो पेंटिंग के लिए बनाया गया है वो पुअर सरफेस फॉर्मेशन है। या पेंट फिल्म जो है, पेंट फिल्म की जो इलास्टिसिटी है वो पुअर है, तो इस केस में जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लैकिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है तो कुछ क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स एंड गुड लक फॉर 31st एग्जाम।